टू द चैनल थिंक लीगली। राजस्थान एपीओ की हम तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान एक्साइज एक्ट हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन क्लॉज जो है राजस्थान एक्साइज एक्ट का वो कवर किया था। अब आगे के जो हमारे कोर्स के सेक्शंस हैं वो हम डील करने वाले हैं। तो पहला सेक्शन जो हम शुरू कर रहे हैं वो सेक्शन 4। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैप्टर ये जो सेक्शन 4 है इसमें हम ये भी आपके चैप्टर प्रिलिमिनरी वाले का ही पार्ट है, तो उसका में जो हम चैप्टर 4 है वो ये डील करता है कि इस एक्ट के अंदर किसको पावर दी गई है जो लिकर से रिलेटेड हमारे मैटर्स, जो हमारे एक्साइजेबल आर्टिकल्स हम बात करते हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स में डील करने की पावर किसको है। तो ये हम पहले भी आपने डेफिनेशन से भी देखा कि हमारे जितने भी हम स्टेट लॉज की बात कर रहे हैं इससे आप ये ध्यान रखें कि हमेशा पावर किसके पास है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास हमारी पावर है। सो हु होल्ड्स द पावर? स्टेट गवर्नमेंट। और उसका क्या मैकेनिज्म क्या है, वो क्या करेंगे कि बाय डिक्लेरेशन इन द ऑफिशियल गैजेट वो ये डिक्लेयर करेंगे कि कौन सा हमारे लिकर है, किसको हम वी विल डीम टू बी इन कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर। ये हमारे चैप्टर 4 में बता रखा है। दो चीज है, या तो कोई सब्सटेंस को हम लिकर डिक्लेयर करेंगे अंडर दिस एक्ट, या फिर डिक्लेयर व्हाट शैल बी स्पेसिफिकली विल बी डीम्ड कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर। तो सिर्फ ना आपके स्टेट गवर्नमेंट ही बता सकती है किसको स्टेट गवर्नमेंट के हमारे कंट्री लिकर है, फॉरेन लिकर है, किसको हमको लिकर इस एक्ट के अंदर मानना है। ये सिर्फ पावर हमारे स्टेट गवर्नमेंट में दे रखी है। एक हमारा केस भी है इससे रिलेटेड, खोड़ा डिस्टिलरीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये उस चीज से है कि आपको सभी को पता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है कि 19(1)(g जो हमारा बात करता है राइट टू ट्रेड की बात जो करता है उसके लिए है कि जब भी कोई इंटॉक्सिकेटिंग लिकर से रिलेटेड डील कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो ये उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं आती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी प्रोहिबिट और रेगुलेट कर सकती है इस रिलेटेड। ओके फिक्स। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम सेक्शन 5 जो है वो ये फिर हमारे नेक्स्ट बात कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि क्या है कि वो सेल को लिमिट कर सकती है रिटेल की। किस चीज की? रिटेल की लिमिट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। बताएगा हमको ऑल टेरिटरीज ऑफ राजस्थान में कि कौन से स्पेसिफिक लोकल एरियाज में फिक्स कर सकता है कि कहाँ पे लिकर रिटेल में सप्लाई होगी, रिटेल में बेची सेल होगी या नहीं होगी, कहाँ पे नहीं है ना, या फिर कौन स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ परचेजर्स कौन जो है उनको, जैसे आपके है 18 से नीचे 18+ को ही सिर्फ लिकर सेल में दी जा सकती है, तो उसका क्लासेस ऑफ परचेजर्स की परचेज कौन कौन कर सकता है, फिर रिटेल में कौन परचेज कर सकता है, फिर स्पेसिफिक लोकल एरियाज आपको सभी को पता है कि स्कूल के नियर बाय कि इन जैसे आपके बता दिया कि इस एरियाज के नियर बाय यहाँ पे आपके नहीं हो सकती है। उसी तरीके से सर्टेन ओकेजन्स जैसे हमारे गांधी जयंती जो होती है वो ड्राई डे होता है, या और कोई स्पेसिफिक डे जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, अथॉरिटी किसके पास है कि वो ही बताएगी कि किस दिन इसका रिटेल की सेल होगी, किस दिन नहीं होगी। तो ये क्या है। और फिर दूसरी बात जो आपके अगर जो सेल इन एक्सेस ऑफ डिक्लेयर्ड रिटेल लिमिट से ज्यादा होती है तो उसको क्या माना जाएगा? डीम्ड होलसेल, कि वो होलसेल में आपके लिकर बेचते हैं। तो एक लिमिट भी होती है आपको एक रिटेल में कि इतनी ही आप लिकर आप सेल कर सकते हैं। फिर सेक्शन 6 और 7, तो सेक्शन 6 जो है वो हमारे डीम्ड पोजेशन की बात करता है कि अगर कोई एक्साइजेबल आर्टिकल मिलता है पोजेशन में किसके, वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के, किसी बॉस या ओनर के, जो कोई बॉस या ओनर है जो कि ना डील करते हैं एक्साइजेबल आर्टिकल से रिलेटेड, वो मैटर्स में डील करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी भी आपका कोई प्रोसेस करते हैं, और अगर उनके किसी वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पास एक्साइजेबल आर्टिकल मिलता है तो वो भी क्या माना जाएगा? डीम टू बी इन पोजेशन ऑफ दैट पर्सन। या आपके हम डिपेंडेंट्स की बात कर रहे हैं, पोजेशन बाय डिपेंडेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर आपके सेक्शन 7 जो बात करता है वो हम बात करता है कस्टम्स रिलेटेड कि नथिंग इन दिस एक्ट अफेक्ट्स इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कस्टम्स, कि सेंट्रल कस्टम एक्ट सुपरसीड स्टेट एक्साइज एक्ट इन ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शनल बॉर्डर मैटर्स। जब भी कोई जुरिसडिक्शनल बॉर्डर मैटर होते हैं ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो कस्टम एक्ट जो है, आपका जो कस्टम एक्ट है वो सुपरसीड करता है आपके एक्साइज एक्ट के ऊपर। तो ये आपकी कस्टम एक्ट की पावर इसके अंदर सेक्शन 7 के अंदर दे रखी है। फिर अब इसी के साथ आपके ये चैप्टर वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर की बात करते हैं ये
यहाँ पे हम जो आपका कंट्रोल है, आपका मैकेनिज्म है, आपकी जो बॉडी काम करती है एक्साइज एक्ट के अंदर, उसके बारे में हम डील करेंगे कि क्या क्या पावर्स हमको दे रखी है इस एक्ट के अंदर, जो आपकी अथॉरिटी के पास क्या पावर्स है, कौन कौन ऑफिसर्स है, वो हम इस पार्ट में डील करने वाले हैं। सो सेक्शन 8 जो बात करता है कंट्रोल ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक एक्साइज कमिश्नर होगा। ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट डज नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, इट वेस्ट इन द एक्साइज कमिश्नर। आपके हेड कौन बता रखे हैं, एक एक्साइज कमिश्नर होंगे स्टेट के ऊपर जो कि पूरा कंट्रोल संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का एक्साइज एक्ट के ऊपर। हाउएवर दिस कंट्रोल इज स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट ये अंडर स्टेट गवर्नमेंट ही आते हैं। सो आप अगर अल्टीमेटली देखें तो पावरफुल कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके अंदर उसके नीचे कौन कहलाता है, एक्साइज कमिश्नर की हम बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, एक्साइज आपके कमिश्नर। फिर सेक्शन 9 जो बात करता है कि अपॉइंटमेंट, सेक्शन 9 बात करता है, हमने ये तो देख लिया कि एक कमिश्नर होंगे, तो आपके फिर उसके बाद उसके नीचे ऑफिसर्स भी होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगा, एक्साइज कमिश्नर को, और किसको अपॉइंट करेगा, एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को, और जॉइंट एक्साइज कमिश्नर्स को डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर्स इन चार्ज ऑफ डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर असिस्टेंट एंड अदर इंफीरियर एक्साइज ऑफिसर। इस तरीके से आपके हायरार्की चलती है, इनको ध्यान रख लीजिए। और स्टेट गवर्नमेंट ही बताती है प्रेस्क्राइब्स ड्यूटीज एंड पावर्स and can authorize the excise commissioner to delegate his power to subordinate officers। इनकी क्या पावर्स है और फिर वो कितनी क्या पावर डेलीगेट कर सकते हैं, ये सभी कौन बताता है, आपके स्टेट गवर्नमेंट। सो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपके सबसे ऊपर कौन है, आपके स्टेट गवर्नमेंट ही है, सुप्रीम अथॉरिटी फॉर ऑल की अपॉइंटमेंट्स। फिर अब सेक्शन 9A जो बात करता है वो हम अपील और डिसीजन रिवीजन की बात करते हैं। तो जो आपके पहला ऑर्डर बाय कोई, अगर आपके एक्साइज ऑफिसर कोई ऑर्डर देता है तो उसकी अपील किसके पास जाती है, एक्साइज कमिश्नर के पास जाती है। और अगर कोई एक्साइज कमिश्नर का ही ऑर्डर है तो उसकी अपील किसके पास जाती है, डिवीजन बेंच के पास जाती है, राजस्थान, जो आपके राजस्थान टैक्स बोर्ड के अंदर आता है। बट ये जो है इसके बाद की आपकी अपील नहीं होती है। सो इसका टाइम लिमिट क्या है फॉर अपील, विद इन 60 डेज ऑफ द ऑर्डर। और दूसरी बात क्या है, अपील इज ओनली एंटरटेन विद प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द डिमांडेड अमाउंट। ये आपका जो फिगर है इसको आप ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स में आपके पूछा जा सकता है। ये जो फिगर है 25%, अगर आपने डिमांडेड अमाउंट का पहले प्रूफ देंगे कि आपने वो पे कर रखा है, उसके बाद ही आप अपील कर सकते हैं। और रिवीजन का क्या है, राजस्थान टैक्स बोर्ड कैन रिवाइज एनी अपीलेट ऑर्डर ऑफ द एक्साइज कमिश्नर। टाइम लिमिट फॉर रिवीजन इज 30 डेज। यहाँ पे इसकी अपील नहीं होती है, रिवीजन होता है, और वो कौन करता है, हमारे करते हैं डिवीजन बेंच राजस्थान टैक्स बोर्ड के, ये आपके करते हैं। स्टैट्यूटरी प्री डिपॉजिट इज अ मैंडेटरी condition precedent. This principle means the requirement to deposit 25% must be fulfilled before the appeal can be legally considered. It's a prerequisite, not just a suggestion. तो आपको ये 25% वाला फिगर जो है इसको याद रखना है। फिर 9B जो बात करता है वो बार है जुरिस्डिक्शन सिविल कोड का। नो, कोई भी सिविल कोड हैव नो जुरिस्डिक्शन टू सेट असाइड और मॉडिफाई एनी ओरिजिनल ऑर्डर पास्ड बाय द कंपिटेंट एक्साइज ऑफिसर। ओके, आप समझ गए होंगे कि हमने जो बात करी कि इसकी जो अपील है वो सिर्फ एक्साइज कमिश्नर के पास जाएगी। कोई भी सिविल कोर्ट आपके इस रिलेटेड ना कोई वो सेट असाइड कर सकता है, ना आपके मॉडिफाई कर सकता है। दिस सेक्शन इंश्योर्स दैट ऑल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एक्साइज ऑर्डर्स आर हैंडल्ड एक्सक्लूसिवली बाय स्पेशलाइज्ड एक्साइज अथॉरिटीज। द ओनली लीगल रिकोर्स फॉर चैलेंजिंग दीज ऑर्डर्स इज थ्रू द स्पेसिफिक अपील प्रोसेस, जो कि हमने 9A में बात करी है। सिर्फ उसी में आपके एक्साइज एक्ट के मैटर्स डील हो सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि टैक्स डिमांड जो आपने अंडर दिस कोई एक्ट की गई, तो उसका आंसर क्या है कि उसके अंदर आप कहीं पे भी जो आपने ना टैक्स उससे रिलेटेड आप कहीं पे भी फाइल नहीं कर सकते हो। ये आपके पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर में क्या करेंगे, नोवेयर। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि ये आपके कहीं कोई पावर नहीं दे रखी है, तो आप आंसर में कहीं सिविल कोर्ट या आप एक्साइज कमिश्नर नहीं, कि हमारे अगर हमसे कोई टैक्स डिमांड से रिलेटेड अगेंस्ट में आप सिविल सूट फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है। वो सिर्फ आपको 9A की अपील की प्रोसेस ही, सिर्फ वो जो प्रोसेस दे रखी है वही आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर 10 जो बात करता है एम्पावरिंग ऑफिसर की, आपके
स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट्स एंड एम्पावर्स ऑफिसर्स टू परफॉर्म एक्ट्स एंड ड्यूटीज मेंशन्ड इन चैप्टर 8। पावर्स और ड्यूटीज ऑफिसर्स के लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही है जो आपके ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी। फिर 10A जो बात करती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेक पॉइंट्स की बात करती है। तो आपके ये कौन डायरेक्ट करता है? एक्साइज कमिश्नर जो है वो आपके डायरेक्ट करते हैं। पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट और चेक द इवेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो चेक पोस्ट आपके लगाने जरूरी हैं। एक्शन क्या है? सेटिंग अप चेक पोस्ट एट स्पेसिफाइड प्लेसेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट। आप कई जगह देखते होंगे कि चेक पोस्ट बने होते हैं। अगर जो ये जो आपके ट्रांसपोर्टेशन वाले जो कमर्शियल एक्टिविटीज वाले ट्रक्स वगैरह की चेकिंग होती है वो एक्साइज एक्ट के अंदर ही आपके चेक पोस्ट एस्टैब्लिश होते हैं, उसके अंदर आपके चेकिंग की जाती है। तो चेक पोस्ट का आप ध्यान रखेंगे कि 10A के अंदर हमको दे रखी है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं, जो कि एक्साइजेबल आर्टिकल्स के फ्लो की बात कर रहे हैं। तो आपके नॉर्मली आप इजीली कहीं पे भी राजस्थान में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मूवेबल आपका स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है बाय डिफॉल्ट। और इसका बस मेन बात यह है कि सब कुछ प्रोहिबिटेड है। बस किसको एक परमिशन है? जिनको आपके स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी है स्पेसिफिकली फॉर इंपोर्ट, पेमेंट ऑफ ड्यूटी और बॉन्ड एग्जीक्यूशन किया है फॉर ऑल मूवमेंट, एनी या फिर आपके क्या है? ऑफिशियल पास है फ्रॉम द एक्साइज कमिश्नर स्पेसिफिकली फॉर एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। सिर्फ वही आपके मूवमेंट कर सकते हैं, बाकी सभी का मूवमेंट आपके इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट का आपके प्रोहिबिटेड होता है। ये बाय डिफॉल्ट ये आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ ये जो 3 कंडीशंस हमने बात करी है इन्हीं का मूवमेंट आपके अलाउड है। फिर आपके सेक्शन 11 बात करता है इंपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। तो जनरल रूल क्या है? नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी इंपोर्टेड एक्सेप्शन अनलेस, वही बात, हमको परमिशन मिली हुई है, स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन जनरल और स्पेशल फॉर इट्स इंपोर्ट एंड कंडीशंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन सेटिस्फाइड। और तीसरी बात हमारी क्या है? द ड्यूटी अंडर द सेक्शन 28 हैज बीन पेड और अ बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड फॉर द पेमेंट। ये आपके सब एंड देख रहे हैं तो इससे आप समझ रहे हैं कि ये तीनों कंडीशन जब मैच होती है तभी आपके इंपोर्ट आपके हो सकता है, अदरवाइज इंपोर्ट आपके एक्साइजेबल आर्टिकल का बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। फिर 12 बात करता है एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की। तो उसमें भी सेम, नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड अनलेस ड्यूटी आपके imposed under the section 28 has been paid और a bond has been executed for the payment। ये आपके टिक हो चुका है। and such conditions if as the state government may impose have been satisfied। ये 2 कंडीशन हो गई है तो आप एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब 11 और 12 में सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं? एक हमने बात करी है, यहाँ पे आप नोटिस करना कि जब हमने यहाँ पे क्या बात करी है, आपके एक्सप्रेस, ये जो वर्ड दे रखा है जनरल और स्पेशल परमिशन, ये आपके वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ परमिशन की बात हो रही है। रिक्वायर जनरल और स्पेशल परमिशन जस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ड्यूटी एंड कंडीशंस। सेक्शन 13 हमारी बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? होल्ड्स द अल्टीमेट पावर टू हॉल्ट मूवमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। द स्टेट में कोई आपके परमिशन दे रखी है, सब कर रखा है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट रोकना चाहती है, तो वो ऐसी कंडीशन में हॉल्ट कर सकती है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिस करके आपके हॉल्ट कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इनटू और फ्रॉम द टेरिटरीज टू विच दिस स्टेट एक्सटेंड्स, प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल। तो ये किसके पास है? हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के पास हम सारी पावर्स की बात हम कर रहे हैं। फिर 14 हमारी बात कर रहा है पासेस नेसेसरी फॉर इंपोर्ट। पासेस की बात कर रहा है कि अभी आपने जो कंडीशन देखी कि आपको परमिशन मिली हुई, और एक बात हमने करी है कि आपको पास अलॉट हो रखा है तभी आप मूवमेंट, ये जो आप ट्रक्स देखते होंगे अक्सर आप हाईवेज पे या वैसे, तो ये नॉर्मली मूव नहीं करते हैं, इन सबके पास पास होता है, वो ही लीगली मूव कर सकते हैं। तो क्या है नेसेसरी, क्या है उसके लिए? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए नो एक्साइजेबल आर्टिकल एक्सीडिंग सच क्वांटिटी एज द स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब शैल बी इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड
ट्रांजिट एक्सेप्ट अंडर अ पास। इस तरह का आपके ट्रांजिट पास होता है जिसके अंदर आपके परमिट नंबर इशूड बाय एक्साइज डिपार्टमेंट, डेट आपके मेंशन होती है, आपके रूट की कहाँ कहाँ आप मूवमेंट कर सकते हैं ये भी आपके रूट आपको मेंशन होता है, उसी के लिए आपको मिलता है। और अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स अदरवाइज नो पास इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल एक्सपोर्टेड अंडर अ पास इशूड बाय अ ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर फ्रॉम एनी प्लेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ राजस्थान टू एनी अदर प्लेस बियॉन्ड द सेड लिमिट्स। जब तक के लिए आपके ट्रांजिट का भी एक्सेप्शन है कि जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ने ही आपके अलाउ नहीं किया है, कोई ऐसा कोई है, मान लीजिए कि वो जो कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है वो आता ही आपके गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, गवर्नमेंट की जो आपकी यूनिट है उनके वो ही मैन्युफैक्चर करती है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के अंदर आती है, तो वो फिर वो पास नहीं, वो उन्होंने परमिशन दे रखी है, उनके अंदर कोई आपके कोई ऑफिसर है, ऑथराइज्ड ऑफिसर के अंदर आपके इशू किया हुआ है, तो आपको ट्रांजिट पास की जरूरत नहीं है। फिर सेक्शन 15 हमारे बात कर रहा है, लास्ट सेक्शन, ग्रांट ऑफ पासेस की। हु ग्रांट्स द पास? द एक्साइज कमिश्नर और एन एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। यही आपके ग्रांट पास कर सकते हैं, पासेस जो हैं वो आपके ग्रांट कर सकते हैं। और लिमिटेशन क्या है? दीज पासेस आर ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शंस एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये आपकी लिमिटेशन है। और फिर इसी और ये आपकी सेक्शन 15 की जो पावर है इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज लीगली बाउंड बाय द कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे हमने इस चैप्टर से हमने मेन बात क्या पढ़ी कि हमको अल्टीमेटली हमारे पास अगर पूछा जा रहा है कि फाइनल हमारी पावर कहीं की भी पूछ रहे हैं तो अल्टीमेट पावर सब जगह हमारा आंसर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है। और फिर उसके अलावा हम एक्साइज कमिश्नर दे रखा है या फिर आपके एक्साइज ऑफिसर है वो ही आपके ग्रांट कर सकते हैं। इसे आपका जो राजस्थान एपीओ का कोर्स है उसमें हमारे एक्साइज आर्टिकल में, एक्साइज एक्ट के अंदर हमारे 15 तक के ही सेक्शंस हमारे नए सिलेबस में, इस साल जो आपका नया सिलेबस लेटेस्ट अपडेट हुआ है वहीं तक दे रखा है। लास्ट ईयर आपके ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स का भी था, बट अब की बार वो रिमूव कर दिया गया है, अब की बार आपके ये वाला पार्ट डाल दिया गया है। सो इसी के साथ आपका राजस्थान एक्साइज एक्ट कंप्लीट होता है। अगर आप अभी तक भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बीच में से निकाले थे तो आपको जो मुझे लगता है आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे कि एक तो जो हमने बात करी अंडर सेक्शन 9A ऑफ द राजस्थान एक्साइज एक्ट एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय द एक्साइज कमिश्नर लाइज टू, ये हमने अभी देखा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसकी अगर एक्साइज कमिश्नर के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो कहां कर सकते हैं? डिवीजन बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड। और हमने एक ये फिगर की रखने की बात थी कि मैंडेटरी प्री डिपॉजिट कितना करना है हमको? टू एंटरटेन एन अपील अंडर 9A हमको 25% करना है ऑफ द डिमांड इज रिक्वायर्ड टू इवन एंटरटेन द अपील। फिर अंडर 10A हु हैज द अथॉरिटी टू डायरेक्ट द सेटिंग अप ऑफ चेक पोस्ट, तो यहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट मत कर देना। चेक पोस्ट सेटअप के लिए हमारे पास जो है हमारे पास पावर एक्साइज कमिश्नर को दे रखी है। ये इसलिए कर रखा है क्योंकि हर जगह आप क्या कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान रख के नहीं कर देंगे। यहाँ पे हमारी पावर किसकी है? एक्साइज कमिश्नर की। और फिर हु ग्रांट्स द पासेस नेसेसरी फॉर द इंपोर्ट, ये हमने सेक्शन 15 में लास्ट में पढ़ा कि एक्साइज कमिश्नर और ड्यूली एम्पावर्ड एक्साइज ऑफिसर आपके रखते हैं और इनके ऊपर सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस कौन लगा सकता है? आपके स्टेट गवर्नमेंट। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपने आज जो हमने पढ़े कंट्रोल, ओवरऑल डिपार्टमेंट का कंट्रोल किसके पास है? आपके एडमिनिस्ट्रेशन का एक्साइज कमिश्नर के पास है, हमने सेक्शन 8 में पढ़ा। अपॉइंटिंग पढ़ा हमने ऑफिसर्स का, स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है 9 के अंदर। हियरिंग फर्स्ट अपील्स एक्साइज कमिश्नर 9A। फिर चेक पोस्ट सेटअप करता है कौन? एक्साइज कमिश्नर 10A के अंदर। परमिटिंग इंपोर्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट 11 के अंदर। प्रोहिबिटिंग ट्रांसपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट 13 के अंदर। और ग्रांट कौन पासेस कौन ग्रांट करता है? हमारे एक्साइज कमिश्नर और एम्पावर्ड एक्साइज ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 15। इस तरीके से आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। कोई किसी भी तरह का आपको डाउट लगता है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको सेशन कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। और आप शेयर जरूर कीजिए कि राजस्थान एपीओ का हमारा जो क्रैश कोर्स है उसको शेयर जरूर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टेक लेके आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू।